Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is Vesper theory from unit number 3 chemical bonding grade 11 chemistry. बेटा ये थ्योरी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इस थ्योरी की हेल्प से यू कैन डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमेशा इस बात को समझें कि सबसे पहले इस चीज को नोटिस करें जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ने लगे कि वो थ्योरी किस चीज के बारे में है। तो दिस थ्योरी इज अबाउट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये थ्योरी अंडरस्टैंड करने के बाद आप बहुत सारे शेप्स जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी शेप्स बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकेंगे। ये थ्योरी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी रहती है एग्जाम में, लेकिन अगर आप आज का लेक्चर गौर से सुनेंगे तो आपके लिए ये सारा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा किसी भी टॉपिक के नाम के ऊपर गौर किया करें। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले जो वेस्पर थ्योरी है उसके नाम पे गौर करें। अगर हम उसके नाम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये थ्योरी स्टेप वाइज खुद ब खुद हमारे सामने खुलती चली जाएगी कि इसमें किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इसके नाम को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये पता चलता है जो V है इन दिस वेस्पर थ्योरी, दिस V स्टैंड्स फॉर वैलेंस। The V over here stands for valence. S stands for shell. यानी कि इस थ्योरी का पहला हिस्सा जो हमें समझ आया ये बात कर रही है about valence shell. E stands for electron. Valence shell electron. P stands for pair and R stands for repulsion. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बच्चा कि हमने इसका नाम यहाँ पे ब्रेक कर लिया है। तो हमें ये बात समझ आ रही है कि इस थ्योरी का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी कि ये थ्योरी बात कर रही है वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन को। यानी इस थ्योरी में डिस्कस किया गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल जब वो बन जाता है तो जो भी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो रिपल्शन होती है ये रिपल्शन बहुत ज्यादा असर डालती है ऑन द शेप ऑन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब बच्चे हम इन सारी ये जो तीन चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्शन, पहले जरा स्टेप वाइज इन पे गौर करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो हम बेटा बात कर रहे हैं वैलेंस शेल की। आप सबको होपफुली इस चीज का पता होगा कि वैलेंस शेल हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। और तो वैलेंस शेल को यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है बेटा, वो इसलिए कि वैलेंस शेल ही वो शेल होता है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा फोकस वैलेंस शेल पे है, आउटर मोस्ट शेल पे है, इनर शेल पे हम फोकस नहीं कर रहे क्योंकि मॉलिक्यूल बनते हुए जो शेल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है वो आउटर मोस्ट शेल होना है। अब वैलेंस शेल तो चले आपको समहाउ इस चीज का कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा, लेकिन अब हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तो ये बात बेटा यहाँ पे बहुत गौर तलब है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो इस थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि ये थ्योरी बात कर रही है वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन के बारे में। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे एक चीज आप अपने जहन में रखो कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं हमारे पास वो दो तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो सकता है इट कुड बी अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो अब इस चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, इस चीज को यहाँ पे फर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बॉन्ड पेयर असल में क्या होता है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पे आप बच्चे इस चीज को समझें। इससे पहले कि मैं उसको बहुत खोल के आपके सामने एक्सप्लेन करूं, अभी तो क्योंकि बिल्कुल मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे रही हूँ, आपने अक्सर कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे देखे होंगे लाइक जब आप अमोनिया को देखते हो तो इसके ऊपर यूं दो छोटे से जो है वो डॉट्स डले हुए होते हैं। या आपने अक्सर देखा होगा अपनी केमिस्ट्री की बुक में जब आप वाटर का फार्मूला देखते हो तो ऑक्सीजन या एटम के ऊपर आपको इस तरह से दो पेयर्स नजर आते हैं। तो अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये जो पेयर्स आपको इस तरह डॉट्स की फॉर्म में किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के बाद नजर आते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमोनिया का मॉलिक्यूल बन चुका है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाटर का मॉलिक्यूल बन चुका है, ऑक्सीजन और वाटर के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हो चुकी है, लेकिन स्टिल मॉलिक्यूल बनने के बाद हमने ये दो पेयर्स यहाँ पे शो किए हैं। तो आपके जहन में अक्सर आता होगा कि ये पेयर्स क्या हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस चीज को जहन में रखो कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बाद जो इस तरह के पेयर्स आपको नजर आते हैं, ये वाले पेयर्स बेटा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अमोनिया के मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल बनने के बाद आपको नजर आता है कि हम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसके मॉलिक्यूल में देखते हैं, लेकिन जब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हो बेटा कि हमें दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कौन है? ये वो वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो वैलेंस शेल में तो मौजूद थे, लेकिन चूंकि ये पेयर थे इसलिए ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। अब मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये लॉन पेयर जो है ये कौन से हैं? ये वो वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में तो मौजूद थे, लेकिन यानी वो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वो पेयर थे इसलिए वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। इसी तरह से ये जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो मौजूद थे, लेकिन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही थी तो ये दोनों पेयर, क्योंकि ये पेयर्ड हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना जरूरी होता है, तो ये पेयर थे तो वैलेंस शेल में, लेकिन पेयर्ड होने की वजह से ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, तो इनको हमने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमने इनको क्यों मेंशन किया? हम क्योंकि ये बॉन्ड भी नहीं बना रहे और फिर भी हम इन्हें मेंशन कर रहे हैं। इन्हें हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि ना सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बल्कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे असर डालते हैं। कैसे? मैं आपको ये बात समझाने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ, उससे पहले कि हम पोस्टुलेट्स और उसकी डिटेल में जाएं। अगर मैं अमोनिया के अंदर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर ना करूं तो मुझे अमोनिया की जो ज्योमेट्री है कुछ इस तरह की समझ आती है कि ये तीन हाइड्रोजन एटम जो हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हो जाएं और इस तरह से खुद को एक ट्रिगोनल प्लानर ज्योमेट्री में अरेंज कर लें, अगर मैं लॉन पेयर को कंसिडर ना करूं। बट जब एक्सपेरिमेंटली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल्स डिटरमिन किए गए तो हमें ये प्रूव हुआ, ये साबित हुआ कि ये ज्योमेट्री अमोनिया की टोटली गलत है, क्योंकि इस ज्योमेट्री को बनाते हुए हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कंसिडर कर रहे थे। अब बेटा बॉन्ड पेयर्स कौन से हैं? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है इसको हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसी तरह से ये जो है ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पेयर बॉन्डिंग की वजह से बना है, तो ये तीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस ज्योमेट्री में हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है। अगर मैं सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करूं तो जो मैं ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करूंगी वो गलत हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इसी तरह से इसी अमोनिया में अगर मैं इस लॉन पेयर को, वो वाला पेयर जो वैलेंस शेल में तो था लेकिन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं था, अगर उसको कंसिडर करूं इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो मेरे पास अमोनिया की ज्योमेट्री या उसकी जो शेप है वो कुछ इस किस्म की आती है, जो पिरामिडल टाइप की मेरे पास आती है, जो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ गई कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिटरमिन करने के लिए हमें ना सिर्फ बॉन्ड पेयर बल्कि लॉन पेयर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो बेटा यहाँ पे हम अपने कंसेप्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बॉन्ड पेयर और जो लॉन पेयर है उसका फर्क अपने जहन में क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक हमारे पास आ गया, यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करेंगे तो हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करेंगे। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ये पेयर होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, pair of electrons present in valence shell, which is formed due to mutual sharing of electrons, between two atoms।
यानी ये वो वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पे मौजूद है, वैलेंस शेल में मौजूद है। लेकिन ये किस वजह से मौजूद है कि ये दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिजल्ट हुआ है, उसकी वजह से ये बना है। जबकि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है which is present in valence shell, pair of electron present in valence shell, ये पहले से ही पेयर्ड है और ये वैलेंस शेल में मौजूद है और पेयर्ड होने की वजह से वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल बट डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में वो क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, पेयर्ड है। ठीक हो गया। तो अब इस थ्योरी के नाम की तरफ वापस चलो बच्चे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये थ्योरी क्या कह रही है कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन को डिस्कस करती है ये थ्योरी। अब इसको मैं और अगर एलोबरेट करूं तो मैं यूं बोल सकती हूँ कि वैलेंस शेल में मौजूद बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन को डिस्कस करती है ये थ्योरी। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह मैंने इसको एलोबरेटेड फॉर्म में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर खोल के मैंने इसको बोला। तो अब ये क्या बनेगा कि ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पे वैलेंस शेल में मौजूद बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे थ्योरी का मेजर पार्ट तो हमारे सामने क्या हो गया, क्लियर हो गया। और बेटा इस थ्योरी को समझने के लिए एक और टर्म जिससे हमारा बार बार वास्ता पड़ेगा और वो है सेंट्रल एटम। आप जब भी किसी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करने लगोगे तो आपको सबसे पहली चीज जो उसमें आइडेंटिफाई करनी होगी वो ये होगी कि उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या है। तो आप यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो जहन में रख लो जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहली बात आप ये बात जहन में रखो कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल। आपको अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो आपने एक लम्हे की देर लगाए बगैर फैसला करना है कि हाइड्रोजन कभी भी उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि वाई, अब इसकी वजह क्या है, वजह यही है कि हाइड्रोजन का साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो सेंट्रल एटम जो होता है वो ऐसा एटम होता है जिससे बाकी सारे एटम जो हैं वो उसी एटम, एक एटम से आकर जुड़े हुए होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसका साइज इतना स्मॉल होता है कि हम उसको एज अ सेंट्रल एटम कंसिडर नहीं करते। उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बहुत सारे एटम्स को अपने आसपास क्या करे, अपने साथ अटैच कर ले। तो अगर आपने पहला रूल तो ये याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन है तो वो सेंट्रल एटम कभी भी नहीं हो सकती। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर कार्बन किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो फिर कार्बन के अलावा कोई और एटम सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। सेकंड आपने रूल क्या याद रखना है, इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, if carbon is present in any molecule then it will be the central atom, then it will be considered या it will be the सेंट्रल एटम। फिर कार्बन के अलावा कोई और जो है वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब उससे अगला रूल जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इफ सम मेटेलिक एटम इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो फिर जो वो मेटल है वो ही सेंट्रल एटम होगी, जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये है कि इफ मेटल इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, अगर आपके पास मेटल एटम मौजूद है तो फिर कोई नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, फिर वो जो मेटल है वो ही सेंट्रल एटम होगी। इफ मेटल इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देन इट विल बी द सेंट्रल एटम। इफ मेटल इज प्रेजेंट इट विल बी द सेंट्रल एटम। तो उसके अलावा जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसको आप सेंट्रल एटम कंसिडर नहीं करोगे। और एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत ही काम आएगी, कि हमेशा ध्यान में रखें
कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम ऐसा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो ही सेंट्रल एटम होगा। लेस इलेक्ट्रो या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम of the molecule will be the central atom सेंट्रल एटम। तो बेटा ये जो मैंने 3-4 आपको रूल्स बताए हैं, इनकी हेल्प से आप बहुत आसानी से डिसाइड कर लोगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं तो आप ये देखो कि अगर मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो आप एक लम्हे की देर लगाए बगैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेटल मौजूद है तो वो सेंट्रल एटम होगी, तो आप एक लम्हे की देर लगाए बगैर यहाँ पे एल्यूमिनियम को सेंट्रल मेटल एटम कंसिडर करोगे। इसी तरह से मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है कि हेलोजेंस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमें यहाँ पे फास्फोरस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फास्फोरस है इट विल बी द सेंट्रल एटम। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे सामने मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो मैंने आपको ये रूल बता दिया कि अगर कार्बन मौजूद है तो फिर कोई और एलिमेंट तो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता और हाइड्रोजन तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है। तो वेस्पर थ्योरी पढ़ने के लिए आपको सेंट्रल एटम की पहचान होनी बहुत ही जरूरी है, जो आप बेसिकली इन रूल्स की मदद से कर सकते हो। तो बेटा वेस्पर थ्योरी पढ़ने के लिए हमें जो बेसिक प्लॉट रिक्वायर्ड था वो सारा प्लॉट हमने तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे और फिर इवेंचुअली उसके डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हमें वेस्पर थ्योरी को पढ़ने के लिए वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर उसकी टाइप्स के बॉन्ड पेयर क्या होता है, लॉन पेयर क्या होता है, उसका ज्योमेट्री पे क्या इफेक्ट होता है, और फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में समझ ली है। तो अब आगे हम जब इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे तो जब भी मैं बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर या सेंट्रल एटम या वैलेंस शेल की टर्म यूज करूंगी तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। आपने देखा बच्चों कि कैसे सिर्फ उसके थ्योरी के नाम को ब्रेक करने से हमने उस थ्योरी की को पढ़ने के लिए जो भी हमें बेसिक चीजें थी वो खुद ब खुद हमें हमारे सामने स्टेप वाइज आती चली गई और हमने उनको अंडरस्टैंड कर लिया। होपफुली ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी के साथ मिलेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।